नमस्कार। आप सभी का बिहार एट 9 के इस मंच पर स्वागत है, जहां हम मिलते हैं हर बार एक नई शख्सियत से और बातचीत करते हैं उनके व्यक्तित्व का, उनकी उपलब्धियों का और उनकी जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं का। तो आज की हमारी खास और विशेष अतिथि हैं डॉक्टर मेधा। डॉक्टर मेधा किसी परिचय की नमस्कार। मोहताज नहीं है। नमस्कार, स्वागत है डॉक्टर मेधा जी। अम, डॉक्टर मेधा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे ख्याल से सुधीजन जो हमसे जुड़ रहे हैं, दिल्ली और दिल्ली से बाहर के बुद्धिजीवी वर्ग, वो निश्चित ही इनके परिचय से रूबरू होंगे और उनको जानते होंगे। लेकिन फिर भी बहरहाल, चूंकि ये एक औपचारिकता है तो हमें इनका परिचय देना पड़ेगा। तो मेधा जी कवि हैं, विख्यात सुविख्यात कवित्री हैं, पत्रकार हैं, कल्चरल और सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं। लगातार कई मुद्दों पर कई मंचों से अपनी बात उठाती रही हैं। वे भक्ति यूनिवर्सिटी की संस्थापक हैं, ये इनका बहुत बड़ा परिचय है। सत्यवती कॉलेज में ये शिक्षण कर रही हैं, आजकल पढ़ा रही हैं। मुख्यधारा और वैकल्पिक दोनों तरह की पत्रकारिता से जुड़ी रही हैं और बहुत जुझारू पत्रकार भी रही हैं। इनके लेखन को हमने खूब देखा है कई पत्र पत्रिकाओं में और दैनिक समाचार पत्रों में। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जिसमें खासतौर से 2 किताबें प्रमुख हैं। आजकल वो विभिन्न विभिन्न भक्ति के कवित्रियों पे के अध्ययन पे के कार्य में संलग्न है और उस पे बहुत गहन चिंतन कर रही हैं और भक्ति वर्सिटी के जरिए हिंदुस्तान की रूह को तलाशने की कोशिश कर रही हैं। तो इस तलाश को आज हम इस बातचीत में पूरी करेंगे और स्वागत करेंगे अपने खास अतिथि का, जो कहीं ना कहीं रूह से जुड़ती हैं, कबीर से जुड़ती हैं और कबीर के भक्ति के माध्यम से आप सबके दिलों में उतरती हैं। तो स्वागत है मेरा जी हमारे इस मंच पे, बिहार एट 9 के मंच पे, जहां से आपको सुन रहे हैं हमारे बिहार से जुड़े हुए लोग, दिल्ली से जुड़े लोग और देश और दुनिया से जुड़े हुए तमाम लोग जो आपको आज वर्चुअल माध्यम से सुनेंगे। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, अपने अतिथि को के लिए कुछ पंक्तियां देते हैं और उनके स्वागत में कुछ पंक्तियों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ठीक उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हम कुछ पंक्तियां अपने अतिथि को देंगे और फिर इस तरह से हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। चूंकि मेधा जी कबीर से जुड़ी हैं और कबीर इनके रोम रोम में समाया है और उन्होंने भक्ति वर्सिटी की स्थापना भी की है, तो क्यों ना कबीर की कुछ पंक्तियों से शुरुआत की जाए और फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कबीर कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कबीर की और इन पंक्तियों के साथ मैं आपका एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करती हूँ मेधा जी। और कुछ एक और पंक्तियां आपकी शख्सियत को देखते हुए, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, कर रही हैं और आगे भी निश्चित ही समूचा देश इस राह में है कि आपके भीतर एक सुनहरा भविष्य देख रहा है, एक अच्छी कवित्री के रूप में, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में। अ, और निश्चित ही मुझे लगता है कि वो रोशनी की जो लकीर आपने उनको एक मशाल दी है, वो चमकेगी। तो उन्हीं जुगनुओं के नाम कुछ कुछ एक पंक्तियां जो मैं आज पुनः आपको एक बार समर्पित करना चाह रही हूँ, कि वो कहते हैं कि हाथों में लकीरों को बनाकर चले हैं हम, हाथों में लकीरों को बनाकर चले हैं हम, कंधों पे आसमां उठाकर चले हैं हम, कह दे कोई जाकर घनी रातों के तमस को, सूरज हथेलियों पे उगाकर चले हैं हम। तो बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। तो आज अब इस तरह से हम अपनी बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं और एक बार पुनः मैं अभिनंदन करती हूँ प्रोफेसर मेधा का, जिन्होंने भक्ति यूनिवर्सिटी के जरिए समूचे देश में, हिंदुस्तान की रगों में कबीर को सीधे सीधे उतार दिया है। तो पहली शुरुआत वहीं से, क्योंकि मेधा जी आती हैं बिहार से हैं, बिहार की पृष्ठभूमि से जुड़ी हैं, तो आज हम बिहार से भी जुड़े कुछ सवालों को लेंगे, साथ साथ उनकी भक्ति वर्सिटी के बारे में भी कुछ सवाल करेंगे और साथ ही उनकी भविष्य की योजनाओं पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः और इस तरह से हम शुरुआत करते हैं। मेरा जी, ये भक्ति यूनिवर्सिटी से जुड़ना कैसे हुआ? कबीर कबीर तो कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम ही सब कुछ है, शास्त्र कुछ नहीं है, कुरान कुछ नहीं है, जप कुछ नहीं है, माला नहीं है, तबरी नहीं, मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, अवतार नहीं। मेरे ख्याल से कबीर यही कहते हैं कि नाव नहीं, तीर नहीं, पैगंबर नहीं, सब है तो प्रेम है। तो ये प्रेम की जो धारा, अविरल धारा कबीर ने बहाई, वो उस धारा में आप कैसे पार उतरी? आपने कैसे कबीर को थामा? आपने कबीर की रूहानियत को कैसे भक्ति वर्सिटी के माध्यम से अपने दिल में उतारा? जरा उस पे प्रकाश डालें। और और इसकी अ, स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे जी। अब सबसे पहले दर्शनी जी आपका और अमित जी आपका और जो भी बिहार एट 9 के साथी हैं उन सबको मेरा आदाब, सत श्री अकाल और बहुत बहुत नमस्ते।
मुझे खुशी हो रही है कि आज हम लोग इस बातचीत को कर पा रहे हैं। आपका जो सवाल है, मतलब आजकल मुझे लगता है कि अ, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी चूँकि बातें दूर तक पहुँचती हैं तो कहना चाहिए। तो आपने कहा कि कबीर का जो प्रेम का दरिया है उसमें डूबना कैसे हुआ? तो मुझे लगता है कि शायद अभी डूबना हुआ ही नहीं है, बस डूबने की तमन्ना है। और अब जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरी दादी जो थी वो कबीरपंथी थी। मेरे दादाजी भी कबीरपंथी थे। लेकिन दादाजी को मैंने देखा नहीं था, उनका बहुत पहले इंतकाल हो गया था। लेकिन दादाजी की जो कहानियाँ थी वो मैं दादी के और पिताजी के मुँह से सुना करती थी। लेकिन दादी मुझे कबीर के बहुत सारे पद सुनाती थी, और लोक में जो भी कथाएँ थी, लोक कथाएँ और लोकगीत और बहुत सारे भजन वो मुझे सुनाती थी। और मैं छोटी थी तो मुझे डांस का भी बहुत शौक था। तो मैं उन जो भी पद मिलता था उसपे डांस एक तरह से कोरियोग्राफी करके कोशिश करती थी, और किसी-किसी ओकेज़न पे दोस्तों के साथ, कज़िन्स के साथ उसको करने की भी कोशिश करती थी। मुझे याद है कि हम लोग छठी में या 5वीं में पढ़ते होंगे तो बुद्ध पे एक गौतम बुद्ध के ऊपर एक हिंदी की किताब में टेक्स्ट था। तो उसकी आखिर में 3 पंक्तियाँ लिखी थी, बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणम। संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। ये बात सच है कि उस समय इनमें से किसी भी शब्द का अर्थ मैं नहीं जानती थी। लेकिन मुझे याद है कि उन पंक्तियों को लेकर मैंने अपनी कज़िन्स के साथ एक डांस कोरियोग्राफ किया था जिसमें दोनों हाथों में गीत दिया था। तो मुझे लगता है कि जब मैं पीछे जाती हूँ और चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो है सो सब हमारे पुरखों का दिया हुआ है। दादाजी ने जो नींव रखी होगी, दादाजी के भी पिताजी ने जो रखी होगी, अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो मुझे लगता है दादी का बहुत कुछ दिया हुआ है बचपन में, जो अभी अनफोल्ड हो रहा है। और उसके बाद लेकिन है कि एजुकेशन सिस्टम और फॉर्मल दुनिया में जब आप आते हैं तो आप भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। जब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन मैं मतलब एडमिट कर रही हूँ कि इन सब फेजेस से मैं भी गुजरी हूँ, क्योंकि मैं भी सामान्य इंसान हूँ। क्योंकि आप लेकिन मैंने सुना आप साइंस की विद्यार्थी भी रही हैं, हाँ, विज्ञान से मैं जुड़ी रही हैं। केमिस्ट्री, हाँ, पहले मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन की, लेकिन फिर 1 साल करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद केमिस्ट्री ऑनर्स किया, बायोकेमिस्ट्री की साइंटिस्ट बनना चाहती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा संयोग हुआ, पत्र लेखन में शुरू से रुचि थी, विद्यार्थी जीवन से लिखती थी। तो फिर पत्रकारिता का हुआ, तो पत्रकारिता में आई। फिर वहाँ भी बहुत मीनिंगफुल नहीं लगा, तो फिर एकेडमिक्स में आ गई। तो जीवन की बहुत सारी धाराओं को एक्सप्लोर किया मैंने। लेकिन वो जो जीवन की अर्थवत्ता है, हर मनुष्य को का एक अपना लक्ष्य होता है, और हम सब यूनिक हैं, और श्री अरविंद इसको बहुत सुंदर से कहते हैं कि हर कोई विलक्षण है। एवरीवन इज स्पेशल, है ना? ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया या बड़ा आर्टिस्ट बन गया वही विशेष है। हर व्यक्ति विशेष है, और जो इस दुनिया में हर व्यक्ति एक किसी खास काम को करने आया है जो वही कर सकता है, और इसीलिए हर किसी के काम का इम्पोर्टेंस भी है, महत्व भी है। तो जब जी। तक हम उस अपने उस लक्ष्य को, काम को जीवन में नहीं तलाश लेते हैं, जिसको कि स्वधर्म कहा जाता है, तब तक एक किस्म की बेचैनी रहती है, बेताबी रहती है। आप इसको एक्सप्लोर करते हैं, आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि धन और धन कमाना, नाम और नाम कमाना, पावर और पावर कमाना, ये जो है ना, ये उसी अर्थवत्ता की तलाश है। लेकिन जब आपको वो अर्थवत्ता मिल जाती है, आपका जो स्वधर्म मिल जाता है, तो कुछ पाने की हम्म। लालसा खत्म हो जाती है। तब आपकी एक जी। सही यात्रा शुरू होती है। और मुझे लगता है कि ये सारे रास्तों को तलाशते ऑल्टरनेटिव मीडिया, कविता, कहानी, साहित्य, विज्ञान, पॉलिटिक्स, एक्टिविज्म, ये सब करने की तब तब तक भी रूह बहुत बेचैन रही, है ना? और मुझे लगता था कि कुछ है, मतलब इस सारे सिस्टम में जो है, कुछ मिसिंग है, कि आदमी की जो असली अर्थवत्ता है वो मिसिंग है, क्योंकि हर कोई हर कुछ पाके बेचैन है।
तो क्या है जो मिसिंग? तो वो मिसिंग चीज जो है वो प्रेम ही है। और प्रेम का यहाँ पे बहुत व्यापक अर्थ है। हम लोग हर शब्द की जो व्यापकता है उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उसकी अर्थ संकुचन हो जाता है। लेकिन प्रेम तो का अर्थ भी आकाश की तरह ही उसका विस्तार है। तो मैं मानती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रही कि एमफिल से जस्ट पहले मुझे सहजोबाई का पद पढ़ने को मिला। और सहजोबाई का सिर्फ एक पद पढ़ के मुझे लगा कि मैं इन्हीं पे रिसर्च करूंगी, अपना डिसर्टेशन लिखूंगी। और उस समय उनका मूल टेक्स्ट मिला भी नहीं था। बल्वेरियर प्रेस में 1906 में छपी थी वो किताब, उसके बाद कहीं नहीं मिली। लेकिन मैंने रिस्क लिया, उनपे प्रपोजल डाला, एक्सेप्ट करवाया, और उसके बाद जाके किताब मिली। तो उसको बहुत एकेडमिक ढंग से किया। लेकिन उस समय भी करते हुए लग रहा है कि सहजोबाई इतनी भर नहीं है, कुछ और गहरा है। तो उसके बाद से डिफरेंट स्पिरिचुअल पाथ्स भी एक्सप्लोर किए। और मन में एक साध थी कि मैं भक्त कवियत्रियों पे कभी काम करूंगी। पर मुझे ये नहीं पता था कि उसका रास्ता क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा मेरी सोच इस ओर जाती थी कि मैं सबके ऊपर एक बायोग्राफिकल स्केच लिखूंगी, है ना, एक किताब तैयार करूंगी और सभी भारतीय भाषाओं की करूंगी। लेकिन जीवन में चीजें, घटनाएं होती गई और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि ये भक्तिवर्सिटी अनफोल्ड हुआ। म्यूजिक में मैंने कभी, म्यूजिक का मुझे ईमानदारी से कहूँ तो कुछ भी नहीं पता है। लेकिन बहुत पहले से सोचती थी कि अगर अगला कोई जन्म हुआ तो मैं म्यूजिक ही सीखूंगी, है ना। और बहुत सुनती थी म्यूजिक, और इसमें पिताजी का भी बहुत योगदान रहा, इवन की भक्त कवियत्रियों से भी रूबरू करवाने में। क्योंकि मेरे पिताजी रोज सुबह, उनको गाने का बहुत शौक था, तो 4 बजे सुबह से भजन लगा देते थे। तो उसमें मीरा का, सूरदास का, और मीरा के बहुत सारे पद, सुबह लक्ष्मी के, डीएस पुलिशकर के सारे भजन, ये सब हमारी बचपन में रगों में बस गए थे, है ना। तो वो अब वो भी अब रह रहे कि वो पंक्तियां कौन थी है, वो भजन कौन थे हैं। और मुझे लगता है कि मेरे स्कूल की भी बहुत भूमिका रही इसमें, जो ये भक्तिवर्सिटी की जर्नी तक पहुंचने में। क्योंकि मैं प्रभात तारा स्कूल में पढ़ती थी, वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल है। पर एक जो करुणा का बोध जो है, और कॉन्सियसनेस के विस्तार की चीजें मैंने वहां से सीखी। और मैं अब रिफ्लेक्ट करती हूँ कि वो जो इम्पैथी है वो मैंने वहां से लिया। और हमारे स्कूल में एक मंथली मीटिंग होती थी, प्रेयर मीटिंग। और वो ऑल फेथ, इंटरफेथ प्रेयर मीटिंग होती थी। उसमें हमारा एक बहुत बड़ा हॉल था, बहुत सुंदर। उसमें सारी दीवारों पर सिंड्रेला की स्टोरी छपी हुई थी, बड़ी पेंटिंग्स। अभी भी आप कभी प्रभात तारा स्कूल जाएं तो देखिएगा, मतलब वैसे स्कूल की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है, ना केवल उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में बल्कि उसके कॉन्सियसनेस में भी। तो वहाँ चिड़ियाघर थे, हम लोग टिफिन में मछलियों को खाना खिलाते थे, हिरन को खाना देते थे। तो इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। एंड तो वहाँ जो और मंथली मीटिंग होती थी, उसमें हम सारे धर्म ग्रंथों से टेक्स्ट पढ़े जाते थे। हम बच्चे उसको तैयार करते थे कि हमें क्या पढ़ना है, किससे, गुरु ग्रंथ साहब से क्या पढ़ना है, बाइबल से क्या पढ़ना है, गीता से क्या पढ़ना है। और फिर हर प्रेयर मीटिंग में हमें जो म्यूजिक टीचर होती थी वो 2 नए भजन सिखाती थी। एक भजन प्रेयर मीटिंग के शुरू में, एक भजन प्रेयर मीटिंग के बाद में। वहां पे कैंडल भी जलता था, दिया भी जलता था, अगरबत्ती भी जलता था। और फिर हमें प्रेयर की, प्रार्थना की महत्ता वहां पे पता। अब मैं सब रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कितनी, हाँ, कि कितनी सौभाग्यशाली थी मैं, कि हम लोग उसमें क्या करते थे, 5-6 बच्चे फिर छोटे छोटे प्रेयर्स तैयार करते थे। अब उसमें हम सेल्फ से तो जुड़ते थे, लेकिन अपने समाज से भी जुड़ते थे। अगर बाढ़ आ गई है और कहीं पे भूकंप आ गया है, तो हम उन सब के लिए प्रेयर तैयार करते थे, लिखते थे उसको, उस पर रिफ्लेक्ट करते थे, और फिर वो मीटिंग में पढ़ी जाती थी। तो मुझे लगता है कि मैं जो हूँ या होने की कोशिश है मेरी, या जो मेरी चाहना है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये तो सब स्कूल का, मेरी दादी का, मेरे पिताजी का, मेरे दादा का, मेरी माँ का, और मेरी शिक्षिकाएं जो मुझे मिली, मेरे दोस्त जो मिले, उन सब ने मुझे मतलब वो विश्वास दिया कि प्रेम जो है वही करने लायक चीज है। और वननेस ही जो है वो जीवन में पाने का लक्ष्य होना चाहिए।
और फिर उसके बाद हमारी जो पूरे एंसेस्ट्रल वो है परम भक्ति परंपरा है, सूफी परंपरा है, कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे ये ताकत दी। और अगर हम इमीडिएट कहे तो मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कि मैं कबीर यात्रा में गई, राजस्थान कबीर यात्रा में, वहां मुझे वहां संगीत सुन के संगीत का महत्व तो उस तरह से पता चला। फिर मैं कह सकती हूँ कि असल बात है कि जीवन में अलग अलग मोड़ पे लोग आते हैं और आपको हाथ पकड़ के 2 कदम बढ़ा देते हैं और आपको बता देते हैं ये तुम्हारा रास्ता है। तो उस तरह के कई गुरु सदृश लोग भी आए जिनको मैं आज मन ही मन मतलब प्रणाम करती हूँ और उनको अपना गुरु मानती हूँ। कि ये सब लोगों ने मिलके, फिर मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी से जुड़ी, पौंडीचेरी के आश्रम में गई, वहां श्री माँ और श्री अरविंद की समाधि पे गई। तो वहां से भी मतलब धीरे धीरे करके वो सारी जो एक क्लियरिटी आती गई। तो इस तरह से मैं कुछ नहीं हूँ, जीवन में जो लोग आए उन्होंने मुझे संभाला, शेप दिया और आज इस स्थिति में हूँ कि कम से कम ये कामना है, ये अभिप्सा है कि कुछ भी किसी एक दिल में भी प्यार का कोई एक बीजारोपण हो सके। और सबसे पहली बात तो अपने अंदर जो भी भेदभाव अभी भी बचा है, जो कलुषता बची है, उसको कैसे उसको मिटा दूर किया सके, है, और यही है बस। कैसे विश्व को बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कबीर को जो उतारने की ये प्रक्रिया है वो भी चल रही है आपके भीतर, और शैने शैने आप उस यात्रा की ओर बढ़ रही है। निश्चित ही ये सुखद है, अनुभूति देने वाला भी है। बट सवाल यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें से हम सिर्फ वही विचारों और उन्हीं भावों को अपने भीतर आत्मसात करते हैं या लेते हैं जो हमारे वर्तमान जीवन के आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप होता है, या हमें हमारे वर्तमान मूल्यों और आदर्शों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शायद हम उन्हीं संस्कारों और विचारों को लेते हैं। अगर हम बात करें कबीर की प्रासंगिकता की, तो आज के युग में कबीर का जो रहस्यवाद है, कबीर का इड़ा है, पिंगला है और तमाम ऐसी अनहद नाद है, ये सब जो तमाम पारिभाषिक शब्दावली है और इनके माध्यम से जो एक उपस्थित पूरी भावधारा है, क्या वो लगता है कि प्रासंगिक है? उससे लोग जुड़ पाएंगे? आपको लगता है नहीं कि वो बहुत अप्रासंगिक सा है ये सब? और आधुनिक संदर्भ में कबीर की जो कैसी प्रासंगिकता है, जरा मैं इससे जोड़ना चाहूंगी कि कबीर के जो मूल्य हैं वो वर्तमान में कैसे प्रासंगिक हैं और लोग कैसे जुड़ेंगे इससे। ये तो वो हाथी वाली कहानी ध्यान होगा ना कि हम्म। हाथी का कोई हिस्सा, कोई पूंछ पकड़ के बोलता है कि हाथी ये है, कोई कुछ पकड़ के उसके सुर पकड़ के बोलता है कि कुछ ये। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी का, जो पिछले साल हमने लॉकडाउन में भक्ति वर्सिटी से रोमांस विद कबीर करके एक पूरी सीरीज चलाई थी, और उसमें हमने जीवन के बहुत क्षेत्र के लोगों से ये सवाल किया था कि आपकी कबीर कौन से हैं। तो कबीर कोई केवल मतलब रहस्यवादी नहीं है, या इरा पिंगला भक्तिवाद वाले नहीं। नहीं है। और हम्म। जिनको उसमें अनहद। रुचि है, जो साधना करना चाहते हैं, उनके लिए वो भी हैं। लेकिन कबीर और भी बहुत कुछ है कि सिंपली आप अगर सबसे बड़ी बात तो कि हम किसी भी या तो राष्ट्र की बात करें, समाज की बात करें, कोई भी राष्ट्र और समाज जो समृद्ध होता है, वो उसकी जो डाइवर्सिटी है, उसकी जो विविधता है, उस विविधता में जब एकत्व आता है, अलगाव की बात जो होती है वो कभी भी किसी राष्ट्र को मजबूत नहीं कर सकता है नहीं ना। कर और सकती। हिंदुस्तान जैसा राष्ट्र जो कि मतलब पूरी दुनिया की संस्कृति एक तरह से उसमें समाहित है। कि आप, हमने पिछले दिनों अमीर खुसरो को प्रोग्राम किया, जिसको हम तूतीय हिंद कहते हैं, हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान का तोता कहते हैं, मधुर आवाज कहते हैं। वो तुर्क पिता और हिंदुस्तानी माँ के बेटे हैं, और उन्होंने एक मतलब बहुत सुंदर ढंग से हमारे संगीतकार ने बताया कि कैसे वहीं से कॉस्मोपॉलिटन इंडिया की शुरुआत होती है। तो कहने का मतलब हिंदुस्तान जैसा देश जहाँ पे हर नस्ल है, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी बोलियां हैं, इतनी सारी जातियां और धर्म हैं, वहां पे हमको एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हम देखें तो इन विविधताओं को समाहित करता हुआ कोई इंसान दिखना चाहिए। और मुझे लगता है कबीर में वो चीज है, कबीर में बहुत सुंदर तरीके से है।
क्योंकि आप भक्ति आंदोलन जो कि आपका दक्षिण से शुरू होकर उत्तर और पूरब में आता है और कई सदियों में फैला हुआ है, उसका मर्म तो यही है ना, वो उस हिंदुस्तान की आत्मा है, अगर आप विरासत के रूप में देखिए। क्योंकि उसने जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, जेंडर सबकी दीवारों को तोड़ा है। और अगर वो परंपरा से कबीर आते हैं, और कबीर अगर हिंदू मुसलमान दोनों को उसके आडंबरों के लिए और उसके पाखंड के लिए, धार्मिक पाखंड के लिए अगर उसको दुत्कारते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं, जाति के खिलाफ विद्रोह करते हैं, तो उससे ज्यादा प्रासंगिक कबीर कौन हो सकता है, अगर हम एक राष्ट्र और एक समाज के रूप में कबीर को देखें तो, है ना। दूसरी बात, अगर हम व्यक्तिगत यात्रा के रूप में भी देखें तो वहां पे कई सारी मतलब सूत्र हैं जो कि आपको एक सुंदर, संतुष्ट और कामयाब जिंदगी के राज देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास क्या वो दृष्टि है जो हम देख पाते हैं वहां पे जो प्रेम है। अब देखिए ना, आप किसी भी धर्म में जाएं, किसी भी मतलब आध्यात्मिक परंपरा में जाएं, या किसी राजनीतिक आइडियोलॉजी की भी बात करें, तो अंततः उसका तो यही होता है कि एक यूटोपिया गढ़ता है वो यूटोपिया जिसको कि मतलब यूरोप के में गढ़ा गया वो यूटोपिया, लेकिन उससे बहुत पहले रैदास अपना बेगमपुरा के रूप में उस यूटोपिया की स्थापना करते हैं, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके पास खाने के लिए पर्याप्त साधन होगा, सबको एक सुंदर और गरिमापूर्ण जिंदगी मिलेगी। अगर भक्ति काल का कोई संत जो है उस दुनिया की कल्पना कर रहा है, तो उससे बड़ा कौन व्यक्ति होगा जो आपके मतलब समाज और देश के लिए आइडियल हो सकता है। असल बात ये है कि हमारी दिक्कत ये है कि हमने उस कबीर, उस रैदास, उस मीरा, उस अक्का, उस चंडीदास को भुला दिया है। अगर हम उसको अपने दिल में बसाएंगे तो किसी भी तरह का भेदभाव हम नहीं कर सकते, न किसी गरीब का हक मार सकते हैं। अपने मुंह में निवाला देने से पहले सोच सकते हैं कि दूसरे की रोटी में, थाली में रोटी है कि नहीं। तो चाहे आप समाजवादी दृष्टि से सोचें, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें, चाहे जेंडर की पर्सपेक्टिव से सोचें, चाहे सामाजिक न्याय की दृष्टि से सोचें, आप चाहे राष्ट्रवाद की दृष्टि से सोचें, क्योंकि राष्ट्रवाद जो है वो केवल सीमा पे लड़ी गई लड़ाई नहीं है, या 15 अगस्त या 26 जनवरी को तिरंगा लहराना नहीं है, और ना ही मतलब एक खास तरीके के वीर रस को प्रमोट करना है। राष्ट्रवाद ये भी है कि आपके देश का हर बंदा सुखी है या नहीं। राष्ट्रवाद ये भी है कि यानी हम कुल मिला के हम ये कहें संक्षिप्त में कि कवि एक ऐसे मिलन बिंदु पे खड़े हैं कि एक तरफ जो भक्तिवाद की तरफ जाता है तो दूसरी ओर वो मानवतावाद को भी प्रशस्त करता है, उस मार्ग को भी। तो अगर मैं सहज भाषा में और एक संक्षिप्त लाइन में, वाक्य में जानने की कोशिश करूं कि आपके कबीर कैसे हैं, तो जरा बताएं दर्शकों को आपके कबीर कैसे हैं। आपकी आवाज चली गई। सॉरी। मतलब हर किसी के लिए कबीर जो है अलग है, साथ में वो जीवन के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग होता है, अलग अलग तरह से आपके पास आके आपसे कहेगा जैसी आपकी जरूरत है। तो मुझे तो अभी लगता है कि वही कि ये घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, है ना। और दूसरा ये कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए, जब हरी जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना हूं। तो मेरी यात्रा जो है ये कहती है कि अपने अहंकार को पूरी तरह से कैसे तिरोहित कर दें, कि मैं अपने को ऐसे भूल जाऊं कि मेरा अस्तित्व ही मिट जाए, और जो हो सो फिर वही हो, एकाकार हो जाए, प्रेममय हो जाए सब कुछ। बहुत सुंदर। आपने कबीर की चर्चा की, कबीर के प्रेम की चर्चा की, कबीर की रूहानियत की और सूफियत की चर्चा की, और प्रेम में पिरोने की बात कही समस्त संसार को। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है आपका जो संदेश है, एक पावन संदेश है, दुनिया तक पहुंचना चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी जो इस मंच से जुड़े हुए लोग हैं वो आपको सुन रहे होंगे, और निश्चित ही ये प्रेम की जो रूहानियत है उनके भीतर उतर रही होगी और आपका संदेश उन तक पहुंच रहा होगा। खैर, कबीर से इतर कुछ एक और प्रश्न हम लेंगे, चूंकि आप बिहार से आती हैं और बहुत सारे लोगों ने ये मुझे कहा है कि
मेधा जी बिहार से आती हूँ और बिहार से जुड़े कुछ सवालों को भी लिया जाए। और चूंकि वो एक सशक्त महिला है, समृद्ध है, भाषा के तौर, एक भाषा भाषी के तौर पर, बौद्धिकता के तौर पर और तमाम अन्य मामलों में, तो क्यों ना कुछ ऐसे सवालात लिए जाएं जो जो बिहार के लिए प्रासंगिक हो। तो एक सवाल ऐसा जो बहुत मौजू है फिलहाल, वर्तमान मौजूदा स्थिति में अगर मैं कहूँ तो, अ, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी भारत में 61 लाख बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से दूर हैं। ये एक सरकारी आंकड़ा है, मैं इस पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन हाल में एक सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे आया था जिसमें बेस लाइन सोर्स के जरिए ये बताया गया कि 61 लाख बच्चे जो हैं अभी भी शिक्षा से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और बिहार में ये प्रतिशत और ज्यादा है। आई मीन अगर मैं उसके भीतर तक उतरूँ तो लगभग 16% लड़कियां बिहार में ऐसी हैं जो स्कूल बीच में ही छोड़ देती हैं। ये शायद इस तथ्य से आप भी परिचित होंगी। क्या कुछ किया जाए इस आंकड़े को पाटने के लिए? अगर हम झारखंड, पड़ोसी राज्य झारखंड को देखें, तो झारखंड में ये आंकड़ा बहुत कम है, मेरे ख्याल से बिहार कहीं ज्यादा उससे ऊंचे पायदान पे है। तो एक पड़ोसी राज्य, एक बीमारू राज्य जो अपनी पहचान से, अपनी अस्मिता से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और खासकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। आप सशक्त एक महिला होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसे जोड़ा जाए बिहार को शिक्षा की उस अविरल धारा से, जहां लड़कियां आए, बालिकाएं बाहर निकलें और मुख्य धारा में खुद को जोड़ें? आपकी आवाज आवाज चली गई। आपने बहुत ही जी। जरूरी सवाल उठाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि शिक्षा का सवाल बहुत बड़ा सवाल है, और मैं क्लासरूम में जब जाती हूँ तो मेरे क्लासरूम में जो लड़कियां होती हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि तुम बहुत प्रिविलेज्ड हो, क्योंकि आज की डेट में भी सिर्फ 4% लड़कियां ऐसी हैं जो उच्च शिक्षा का मुंह देख पाती हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान हम्म। में। हम्म। आपने बिहार के संदर्भ में बातें उठाई हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार मेरी मिट्टी है, उसकी खुशबू मेरी रगों में बसी है। वहाँ का आसमान, वहाँ की धरती, वहाँ के बादल, तितली, फूल सब अब भी मुझ में बोलते हैं। हमारे। लेकिन बहुत विडंबना की भी स्थिति है, क्योंकि हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि ये एक समस्या है, इसका समाधान कैसे होगा, क्योंकि हमको पूरी हम्म। संरचना के ऊपर बातचीत करनी होगी, है ना। तो मुझे हम्म। लगता है कि अगर बिहार का सबसे ज्यादा कुछ किसी चीज ने नुकसान किया तो वो जातिवाद है। जातिवाद के हम्म। जकड़न में हम इस तरह से फंसे हुए हैं कि हम बिहार को हम्म। संपूर्णता में नहीं देख पाते। तो ये जाति हम्म। का जहर जब तक वहां से नहीं निकलेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी विडंबना है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये अपने ऐसे ही है जैसे अपने घर की बात को जग के सामने हम्म। उजागर कर देना है। पर हम्म। फिर भी मुझे ये लगता है कि हम महिलाएं कम से कम, चाहे जो घरों में बैठी हैं, मतलब गृह प्रबंधन का काम कर रही हैं, चाहे हम बाहर की दुनिया में काम कर रहे हैं, कि कम से कम हम महिलाओं को थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए, कि हम सब एक संकल्प करें कि हम अपने जीवन में एक लड़की को पढ़ाएंगे, या जी, लड़की ये बहुत। एक मतलब प्रेफरेंस दे कि लड़की को पढ़ाएं, और नहीं मिले तो लड़के को भी पढ़ाएं। बच्चा तो बच्चा है ना। लेकिन हाँ, ये है कि लड़के को तो गरीब से गरीब माँ बाप भी सोचता है कि उसको प्राइवेट स्कूल में भेज दे, 200 रुपये नहीं, मतलब अगर 2000 वाले में नहीं भेज सकते तो 500 वाले में ही भेज दे। कि छोटे से गांव में भी सब पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला हुआ है, और जो जिसको 1000 रुपए का भी महीने में वो है आमदनी, वो भी सोचता है कि अपना बेटा को तो पब्लिक स्कूल में ही भेजें। लेकिन बेटी को भेजने के लिए नहीं सोचता है, वो तो सोचता है कि बिल्कुल, ये घर बिल्कुल। में बर्तन बासन करेगी और भाई का ख्याल उनको रखेगी, ये सिचुएशन उनको अभी उच्च है। शिक्षा के लिए बिल्कुल बाहर नहीं भेजा जाता, और उच्च ये शिक्षा के लिए। जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन तो बिहार में बहुत ज्यादा है अभी भी। जैसे मुझे अपने बचपन में याद आता है कि हमारे पड़ोसी लोग थे, और तथाकथित बहुत ऊंचे समाज से आते थे, लेकिन उनकी बेटी जो थी वो मेरी उम्र की थी, मेरी मित्र थी, और उनका बेटा मेरे भाई के बराबर का था। पर मैं देखती थी कि उनके यहाँ जो था, दूध केवल बेटे के लिए आता था, और ऐसा नहीं था ये कि वो बहुत। लोग गरीब लोग थे, है ना। तो बेटे के लिए मुझे आश्चर्य होता था, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक घर में मतलब एक बच्चे के लिए दूध आए और दूसरे के लिए नहीं आए। तो मैं इस बात को समझ ही नहीं पाती थी, पर अब रिफ्लेक्ट करती हूँ तो समृद्ध से समृद्ध परिवार में भी पढ़ाई लिखाई को लेके, शादी ब्याह के को लेके, ये सारे निर्णय मतलब जो होते हैं भेदभाव के होते हैं, है ना। और बहुत प्रगतिशील परिवारों में भी होते हैं, वो भी है।
है ना, बिल्कुल। बच्चे अगर बेटे जो को बौद्धिक पढ़ाना समाज है तो खुद उसको को पब्लिक, हाँ बेटे को पढ़ाना है तो पब्लिक स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन बेटी को चलो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा देते हैं। ये सारा है ना, ये अभी भी है। डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल है बिल्कुल। तो एक तो ये कि लड़कियों को मुखर होना होगा, अपने हक के लिए बात करनी होगी, है ना। अब वो वक्त हम्म नहीं रहा कि आप चुपचाप सह हम्म। लो। अब बिल्कुल। सभी ने अवज्ञा करो ना भाई। आप मुझे हम्म। लॉजिक दो ना कि क्यों ऐसा होना चाहिए कि भाई के लिए अलग पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था और बहन के लिए अलग हो। और अगर हम्म। बहन भाई को पढ़ने और घूमने की आजादी, जैसे मेरे कॉलेज के सारे ज्यादातर बच्चे जो हैं बिहार और हम्म यूपी के बैकग्राउंड से आते हैं, तो मैं उनको बहुत हम्म सारे पेपर, जैसे इस बार अस्मिता मूलक विमर्श का पेपर पढ़ा रही हूँ, तो उसमें जेंडर और कास्ट के बारे में पढ़ाना है। तो मैं हम्म। कभी भी ये नहीं देती हूँ कि तुम दलित विमर्श पे ये लिख दो या इस कविता का क्या मतलब है। अगर वो प्रैक्टिकली नहीं कर सकते जीवन में, तो मैंने हम्म। उन सबसे इस सेमेस्टर केवल उनके जीवन के बारे में बात की कि कोई दलित आता है बिल्कुल। तो तुम्हारे घर में क्या बर्तन अलग इस्तेमाल होता है, कोई मुसलमान तुम्हारे घर में आता है तो क्या होता है ना। तुम्हारी बहन के साथ हम्म। क्या बर्ताव है और तुम्हारे साथ क्या बर्ताव, सब बच्चों ने खुल खुल के बोला। फिर हमने जेंडर हम्म। के और इस डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ने जो के लिए अलग डिफरेंसेस है। किस्म के असाइनमेंट हम्म। बनाए। हमने कहा कि बहुत बढ़िया। रक्षाबंधन पे ऐसा क्यों हो कि हम्म। बहन ही तुमको राखी बांधे, लेकिन असली बात तो बिल्कुल। है कि रक्षा तो बहन तुम्हारी करती है। वो रोज तुमको चाय हम्म। नाश्ता बना के देती है, तुम्हारे कपड़े भी धो महत्वपूर्ण देती सवाल है। है। हाँ, तो कौन बिल्कुल। किसकी रक्षा कर रहा है इसको तो देखना होगा ना। और पेपर पढ़ने का क्या मतलब है, केवल आपको 100 नंबर लाने हैं, 100 में 80 90 नंबर लाने हैं, या जीवन बदलने के लिए हम्म। आप पढ़ाई कर रहे हो। तो सबने, और बिल्कुल। फिर मैंने कहा स्टीरियोटाइप तो भाई के लिए हम्म। मतलब मेहंदी केवल भाई के लिए बहन क्यों लगाएगी। कहते हैं ना कि भादों में भैया के लिए राखी मेहंदी लगाते हैं, हमारे यहाँ ये कहा जाता हम्म है, और सावन में सैया के लिए। मैंने कहा सब सब हम्म। लड़के रक्षाबंधन पे मेहंदी लगाएंगे। सब लड़कों ने हम्म। क्लास के रक्षाबंधन पे मेहंदी लगाई, और उसके बाद वाह, सब क्या भाइयों ने बात है। बहनों को राखी बांधी। ये बहुत और बड़ा उसकी फोटो परिवर्तन था। खींच, हाँ, और वो फोटो खींच खींच के भेजे। तो वाह, मैं बहुत ये बढ़िया। बात इसलिए कह रही हूँ ना कि परिवर्तन छोटे छोटे होते हैं। आप समझ रहे हो ना, कि छोटी रेडिकल छोटी चेंज। बात, अब जैसे कि इस इसके माध्यम से उन्होंने अपने पूरे जीवन पे रिफ्लेक्ट किया, जेंडर के पर्सपेक्टिव से, कास्ट और हम्म। रिलीजन के पर्सपेक्टिव से। फिर सबने एडमिट राइट। किया कि कितना बड़ा भेदभाव चल रहा है हमारे परिवार में भी, हम्म। हमारे समाज में भी, है ना। और फिर उन्होंने उस हम्म। भेदभाव से लड़ाई करनी शुरू की, अपने माँ बाप से को वाह। समझाने की कोशिश की। भक्ति यूनिवर्सिटी का हमारा एक प्यारा सदस्य है, सनी तिवारी, वो बात कर रहा था अच्छा। कि उसका एक मित्र दलित है, ठीक है। तो अच्छा। उसकी जब उसकी माँ को पता चला तो उन्होंने कहा मत बुलाया करो। ऐसी एक कहानी भी है शायद, सलाम कहानी में हम्म। बिल्कुल यही घटना है। तो जी जी। दलित कहानी जो है सलाम, तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने उसी दिन अपने दोस्त को बुलाया, और न केवल हम्म। बुलाया घर में, बल्कि एक ही थाली में खाना खाया। हाँ, और क्या उसके बात। बाद से उसकी माँ ने उसने ये सारी कहना ही बंद वर्जनाएं कर तोड़ दिया। दी। हाँ, तो मतलब उसने कहने का वर्जनाओं मतलब टैबू कि को तोड़ा। हाँ हाँ, ये छोटी छोटी बातें जो हैं, हम शिक्षा के माध्यम से हम्म बच्चों में, युवाओं में, छोटी स्कूल के स्तर से ये डालना शुरू करें, और खुद ये हम्म खुद अपने को बिल्कुल सचेतनता से, अवेयरनेस के साथ देखें कि हमसे क्या क्या हो रहा है। हम जाति का हम्म। भेद तो नहीं कर रहे हैं, हम क्षेत्रवाद तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो भेद तो कोई भी भेद है। आप बिल्कुल। जाति के नाम पे एकजुट होके दूसरे के साथ भेदभाव करते हो तब भी, जेंडर के नाम पे करते हो तब भी, क्षेत्रवाद के नाम पे करते हो तब भी, भाषा के नाम पे करते हो तो तब भी। मेरे लिए हम्म। मुजफ्फरपुर का या बिहार का बच्चा और किसी और स्टेट के बच्चे में कोई फर्क नहीं है। किसी हम्म। के टाइटल से मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं अपनी क्लास में, ये जो होता है ना आदत कि किसी से पूछो कि वो उसका क्या मतलब, बोलेंगे तिवारी जी, मिश्रा जी, ओझा जी, सिंह साहब, इस तरह की, मतलब ये क्या रिवाज है। बड़े से बड़े आप बुद्धिजीवी को देखिएगा एक दूसरे को टाइटल से बुलाते हैं। टाइटल क्या नाम सरनेम। होता है, बिल्कुल, मुख्य सरनेम नाम से, छोड़ देते हैं। सरनेम सरनेम क्या नाम होता है, नाम। फिर तो वही हम्म। रख लो ना, सिन्हा, और वही रख लो। मेन नाम, मुख्य नाम की जरूरत क्या है। तो ये जो बिल्कुल बिल्कुल बात ठीक। बात में जाति का उजागर उजागर होना है, स्त्रियों को हम्म। अलग किस्म के वर्क प्लेस पे भी, और घर के अंदर भी अलग तरह से देखना है हर रोल में। एट्रॉसिटी उन भी सबको होती है, तोड़ना बिल्कुल। पड़ेगा। और उसको वर्जनाएं गांधी जी टूटनी ने बड़ा चाहिए। अच्छा सिखा दिया ना, सविनय अवज्ञा। और सविनय अवज्ञा तो
गांधी जी की क्या बात करें, मीरा ने सिखाया हमें सविनय अवज्ञा, हमें अक्का हम्म महादेवी ने सिखाया, हमें हम्म ललदेद और आंदाल ने सिखाया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम्म उसको हमको उन सबको एक्नॉलेज करके अपने को पावरफुल बनाना होगा। कोई दूसरा हमको बिल्कुल। कोई कोई पॉलिसी हमको पावरफुल नहीं बना सकती, कोई दूसरा व्यक्ति हमको हमको अपने अंदर की शक्ति को खुद महसूस करना स्वयं होगा। जागृत और करना पड़ेगा। वो तब आती है जब हम हम्म अपने विरासत के पुरखों से ये सब चीज सीखते हैं, उनसे रूह के हम्म स्तर पे जुड़ते हैं। ये मेरा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी और का तो क्या कहूँ। बाकी शिक्षा का यही है कि हमको जहां भी हो, जैसे एक तो जो लोग पॉलिसी के लेवल पे बैठे हैं वो पॉलिसी के लेवल पे काम करें, और जो लोग हम्म हम जैसे नागरिक जो हैं सीधे साधे सच्चे, कम से कम एक हम्म जन को शिक्षित करने की बात करें। अगर हम एजुकेशन में बैठे वो हैं तो बीड़ा अपने उठाए। विद्यार्थियों को हम्म प्रेरित करें। विद्यार्थियों को हम्म। प्रेरित करते हैं इस तरह के प्रैक्टिकल असाइनमेंट, देखो भैया इस सेमेस्टर तुम एक बच्चे को साक्षर बनाओ। हम्म। अब वो उस तरह के और असाइनमेंट देते हैं साक्षरता जिसमें कर। कि अच्छा जी 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 जी। फलाना कविता की सार्थक सप्रसंग व्याख्या कीजिए, वो कर लेगा। उस हम्म। असाइनमेंट में कोई जान नहीं है। अब मैं असाइनमेंट में गुरुद्वारे भेजो, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह प्रैक्टिकल। भेजो। हाँ, बिल्कुल प्रायोगिक प्रैक्टिकल चीजें चीजें होनी जो चाहिए। कि उनके जीवन में बदलाव लाए। एक बच्चे को हम्म। पढ़ाने की बात कहो, अगर तुमने एक साल में अगर किसी एक बच्चे को कोई पढ़ा लेता है, तो कम से हम्म। कम एक दिया तो जला दें हम जीवन में, इतना तो करें बिल्कुल ना। तो बिल्कुल। वो बहुत मतलब बढ़िया। और हर ये परिवर्तन की। जी मेरा ये कहना जी। है कि हर लेयर पे, हर स्तर पे, हम्म पॉलिसी के लेवल पे, सामाजिक स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे, हर स्तर पे हर तरह के परिवर्तन की कोशिश करनी होगी। एक मतलब हम्म इंटीग्रेटेड अप्रोच लेना होगा, अदरवाइज एक चीज पकड़ेंगे तो दूसरी चीज छूटेगी, एक कोना पकड़ेंगे तो दूसरा छूटेगा, जब तक हम संपूर्णता हम्म। में चीजों को देखना नहीं शुरू करेंगे। दलित तब तक वो। कल्याण करते हैं तो जेंडर छूटता है, जेंडर सोचते हैं तो दलित छूटता है, फिर धर्म का मामला आ जाता है, गरीबी अमीरी है। तो एक ऐसा, और ये तभी हो सकता है जब मनुष्य के भीतर रूपांतरण हो, नहीं तो बाकी हम्म। चीजें बाहर से थोपी हुई है। आप देखिए ना, सामाजिक क्रांति करने वाले मर्द जो होते हैं वो कितने हम्म क्रूर होते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में औरतों को लेके। सबके बिल्कुल। चरित्र उठा के आप देख लीजिए, बड़े बड़े नाम देख हम्म। लीजिए। तो एक चीज में, एक जगह एक कोने में दिया जला दो और बाकी जगह अंधेरा कर दो, तो उससे नहीं, न तो अपना परिवर्तन हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है, न ही इस दुनिया का हो सकता है। तो अंततः सब हम्म। चीजें पाखंड बन के रह जाती है। और मुझे लगता है कि हमें वास्तविकता में आनी चाहिए। पाखंडी होने से बड़ा, हम्म। शायद अगर पाप पुण्य के सेंस में सोचे तो पाप कोई नहीं है, चाहे मैं करूं या कोई और आपने करे। बिल्कुल ठीक कहा। वो चारित्रिक कहते हैं ना, दुर्गुणों को बढ़ावा देना, और चारित्रिक दुर्गुण में से एक है जो आप बता रही हैं, पाखंडी होना सबसे बड़ा पापी होना है। मैं सहमत हूँ इससे। खैर, ये तो हमने बिहार की स्थिति पे चर्चा की, और बिहार में जो लड़कियों की शैक्षिक स्थिति है उसको लेकर चर्चा की। कुछ एक सवाल और भी हैं, जैसे अभी हाल में इंटरनेट को लेकर काफी चर्चा में रही देश दुनिया। अभी आपने देखा होगा, फ्रीडम ऑफ इंटरनेट की बात हुई, क्योंकि ये सवाल बहुत प्रासंगिक है, और मुझे ये अच्छा मौका मिला है कि मैं सवाल आपसे करूं। और ये एक रिपोर्ट आई थी, शायद आपने उस रिपोर्ट को पढ़ा होगा या उस रिपोर्ट से रूबरू हुई होंगी। फ्रीडम फ्रीडम ऑफ द नेट, इसके ऊपर हर साल अमेरिकन एक एजेंसी है अमेरिका की, जो एक रिपोर्ट साझा करती है और बताती है कि इंटरनेट कैसे हमारे जीवन में व्यापक रूप से वो अपना प्रभाव डाल रहा है। तो इंटरनेट, जब एक ऐसी कल्पना की जब हम बात करते हैं, आज से 30 साल पहले, जब साम्यवादी सरकारें कहीं ना कहीं टूट रही थी और मतलब अंतिम सांसें गिन रही थी, और इंटरनेट के जरिए एक नया एक नए युग की शुरुआत हमारे जीवन में हो रही थी, लोकतंत्र का विस्तार हो रहा था, और सबने ये उम्मीद लगाई थी कि शायद इसने दुनिया को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। और दिल्ली में बैठा कोई व्यक्ति काबुल से जुड़ रहा है, 2 बेडरूम के कमरे से जुड़ा व्यक्ति कोई लंदन और अमेरिका से जुड़ रहा है। तो हमने ये उम्मीद लगाई थी कि लोकतंत्र का विस्तार होगा और हम अपनी अभिव्यक्ति को एक खास आयाम दे पाएंगे। लेकिन क्या लगता है कि इस इंटरनेट की दुनिया ने और इस पूरी छतरी ने जो कमाल, जिस कमाल की अपेक्षा हमने की थी वो कर पाई है? आज इंटरनेट युग में लोग जो है आजाद नहीं है। ये चूंकि बहुत बेबाक प्रश्न है और करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आप आजाद ख्याल लोगों के लिए क्या इंटरनेट एक सुलभ माध्यम बन के उभरा है क्या, या अभी भी गैर सुलभ है? मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे गाज गिरी है, जिन्होंने बहुत बेबाक उपयोग किया है इंटरनेट का पिछले हाल के दशक में और पिछले सालों में। तो क्या कुछ है, बताएं थोड़ा इस पे।
कैसे साधा जाए कि इंटरनेट हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम बने? कैसे ये पूरी धुरी, जो दुनिया की धुरी है, उसको हमसे जोड़ेगा? देखिए, इसमें इंटरनेट का की बहस जो है वो बहुत बड़ा बहस है, और गर्मी लग रही है मुझे बिना फैन के। तो वो बहुत बड़ा बहस है और बड़ी बहस है, और इसमें कई पहलू। हम्म। एक तो जब हम किसी हम्म। चीज की बात करते हैं तो ये भी तो हमको देखना चाहिए ना कि उसकी उपलब्धता कितनी है। जैसे मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब हम तुलना हम्म। करते हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को इंटरनेट मिल गया। तो पहला सवाल तो ये है, क्या सारी दुनिया को मिल गया? क्योंकि जब मैं बच्चों हम्म। 1.5 साल से लगभग ऑनलाइन पढ़ाने की बात हो ऑनलाइन। रही है, मैं अपने, हाँ, ऑनलाइन हम्म। टीचिंग कर रहे हैं हम लोग। मैं अपने बच्चों को के हम्म। चेहरे देखने के लिए तरस गई हूँ, की आवाज सुनने के लिए तरस गई हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास कहीं बिजली है, क्योंकि अभी सब ज्यादातर बच्चे अपने अपने घरों में हैं। कोई बिहार में हम्म। है, कोई यूपी में है, कोई गांव में है। किसी के पास बिजली नहीं है, डाटा नहीं है, मोबाइल चार्ज बिल्कुल नहीं है, एक ही समस्याएं हैं। मोबाइल है। एक ही मोबाइल है, हम्म। घर में सब इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनसे हम कहें तो क्या कहें? हम्म उनको कैसे हम्म। कहें कि आपकी आवाज सुनना है, कैसे संवाद हो, कि आपके चेहरे का एक्सप्रेशन मैं देखना चाहती हूँ, है ना? तो हम्म। हम्म। एक तो ये बहुत बड़ा भरम है कि पूरी दुनिया जो है साइबर दुनिया में कन्वर्ट हो चुकी है। ये नहीं है, है ना? बहुत बड़ा हम्म। डिस्पैरिटी है, जो ये डिजिटल डिस्पैरिटी जो है वो भी बहुत बड़ा हम्म। है, वो गैप भी बहुत बड़ा है। ठीक है? हम्म। तो हम्म। हम जब कोई बात करें तो कम से कम इस बात का तो ध्यान रखें कि इस बात से अवेयर रहें, सचेत रहें कि ये सबके लिए नहीं है। एक बात मैं हम्म। ये कहना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना हम्म। चाहती हूँ कि अंततः जो है इंटरनेट या डिजिटल वर्ल्ड जो है एक माध्यम है। उस माध्यम हम्म। का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हम पे हम्म। निर्भर करता है, कि ये हमारी चेतना पे निर्भर करता है। लेकिन दूसरी बात ये कि आप देखिएगा कि इसी इंटरनेट के जरिए बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं पिछले 1 दशक में, है ना? हम्म। अमेरिका से लेके बिल्कुल। हिंदुस्तान तक हुए हैं ना। हम्म। इसी में आप हम्म। देखिएगा कि बहुत तरह के प्रोपेगेंडा भी हुए हैं, गलत खबरें छपी हैं, हाँ? हम्म। राजनीति ने उसको अपनी तरह बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। अलगाववादी शक्तियों ने भी बहुत अलग तरह से इस्तेमाल किया है, जिसमें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हम उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे हम्म। ऐसे, मतलब हम्म। मैं तो देख रही हूँ कि बड़े बुद्धिजीवी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के खबरों को अपने भाषणों में हवाला देने लगे। तो मुझे बड़ा, हाल में मैंने एक जने का सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आई थी, और वो इतने महान व्यक्ति जो हैं, ये उसको कोट कर रहे हैं, किस आधार पे कोट कर रहे हैं? तो एक तो ये खतरा है, और दूसरा ये हम्म। कि मैंने ये कहा कि चेतना पे निर्भर करता है कि आप क्या हम्म। उसमें से चुनते हैं, है ना? लेकिन हम्म। चेतना इतनी निरपेक्ष नहीं होती है, वो सापेक्ष हम्म। होती है। जब हम मीडिया के हम्म। थ्योरीज को पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि एक ही चीज बार बार आपके हम्म। सामने आएगा, तो एक समय के बाद कहते हैं ना कि एक झूठ 100 बार बोला जाता है तो वो सच बन तो वो जाता है। सच हो जाता है। तो हाँ, तो हम्म। उसी तरह से मतलब इंटरनेट के जरिए आपकी तो कोई हम्म। प्राइवेसी नहीं रह गई। आप 24 घंटे बाजार के अंदर हैं, दूसरे के हम्म। हवाले हैं। और मैं एक आश्चर्य की बात कहूंगी कि मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, आप लोगों का एक्सपीरियंस है कि नहीं, लेकिन आजकल क्या होता है, मैं अपने दोस्तों से किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में बात करूं, तो ठीक उसी हम्म। चीज का एडवर्टाइजमेंट मेरे फोन पे उसी समय आ जाता है, या उससे जुड़ी हुई कोई अरे, बात आ जाती है। मुझे नहीं पता आप लोग का एक्सपीरियंस है कि नहीं। जैसे किसी ने नो, एक दिन ऐसा। मुझसे पूछा कि आपने केमिस्ट्री की पढ़ाई की, कुछ कुछ, तो केमिस्ट्री को लेके बातचीत चली, तो मेरे पास हम्म। आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक समूह ज्वाइन एड। करने का इनविटेशन। ठीक है? ओ माय गॉड। मैं अपने एक पुराने विद्यार्थी से उसके बाइक के बारे में बात कर रही थी। ठीक है? तो हम्म। कि तुम्हारा बाइक क्या है, या कुछ ऐसे बाइक के संदर्भ में। तो मेरे पास 5-6 पुराने बाइक बेचने के वो आ गए, एडवर्टाइजमेंट आ गए कि आप आप। खरीदिए हम्म। इसको। तो ये मैं एक वही। उदाहरण दे रही हूँ कि हमारी कोई प्राइवेसी नहीं बची है ना? और हम्म। 24 घंटे हम मार्केट के भीतर हैं, हमें लुभाया हम्म। जाता है। इसमें कोई संत ही है जो कि उसके प्रभाव में नहीं आएगा। इसलिए बुद्धिज्म में ये कहा गया है कि जब आप हम्म। मॉनेस्ट्रीज में जाएंगे तो हम्म। थिकनाथन के का जो प्लम विलेज है, वो वियतनामी मॉन्क हैं, बहुत बड़े, अभी भी जीवित हैं। तो हम्म। उनके मॉनेस्ट्री से, प्लम विलेज से कुछ संत लोग आए थे। तो
वो बात कर रहे थे, बोले कि हमारे यहाँ कितने किलोमीटर तक दूर दूर तक हमें कोई पोस्टर भी देखने को नहीं मिलता, कोई मीडिया का हम्म कोई कंजम्पशन नहीं हम करते, क्योंकि वो भी हमको हम्म डेविएट करता है, हमारी साधना में हम्म दिक्कत करता है। तो हमारी ये हम्म पूरी व्यवस्था ऐसी बन गई है कि मनुष्य जो है अपने मूल तक नहीं पहुंच पाए। तो हम्म इसमें बड़ी साधना की जरूरत है। आप चेतना को कितना ऊपर ले जाते हैं, अपने को कितना संयम में रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम हम्म लोगों ने, और इन 2 सालों में जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की कितनी आदत हो गई, मजबूरी भी थी, लेकिन हम फालतू चीजें भी खरीद ले रहे हैं ना। और कितना जब हम्म वो अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से सामान आता है, मैं भी खरीदती हूँ, तो मैं देखती कितना प्लास्टिक हम कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम हम्म। बाजार सामान लेने जाते थे तो इतना प्लास्टिक कंज्यूम नहीं करते थे। तो नहीं, हाँ, कहने का मतलब कि हर चीज एक चीज से जुड़ी हुई है। और अभी तो स्थिति ऐसी है कि लगता है सब कुछ हाथ से बाहर हो गया है, इतना व्यापक स्तर पे परिवर्तन हुआ है। वो बड़ा पेचीदा है, और उसके लिए बहुत तैयारी की भी एक तरह से जरूरत है कि व्यक्तिगत स्तर पे कि हम क्या कंज्यूम, कि कभी कभी होता है हम फेसबुक पे जाते हैं ना, तो लगता है कि हम्म। हमने 5 मिनट बिताया है ना, कि सरसरी निगाह से देख के हट जाएंगे, लेकिन 2-2 घंटे लग जाते लेकिन हैं, वो 5 घंटे लग जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। तो हमको अपने ऊपर एब्सोल्युटली अपनी जर्नी में नियंत्रण रखना। उसका कितना पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, ये देखना ये होगा, देख और उसके लिए बिल्कुल। अवेयरनेस जरूरी है। और हम सब इसके हम्म। चंगुल में फंसे हुए हैं दरअसल। और लेकिन सब तो उसका यही है। पॉजिटिव असर भी है। अब देखो ना, हम दोनों, हम्म। हम तुम बात कर रहे हैं, जैसी भी बात वर्चुअल कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं, ये स्ट्रीम यार्ड के जरिए पॉसिबल हुआ ना। तो इसका पॉजिटिव हम्म। भी है ना। भक्ति वर्सिटी का अगर हम कोविड में काम कर रहे हैं, तो वीडियोस जो भी है, देश भर के कलाकार जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, कुछ उम्मीद बन रही है, तो वो इस तकनीक के जरिए ही है। तो तकनीक बिल्कुल। का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे ऊपर जरूरत है। और इसके जिस तरह से फायदे हम भी पे हैं। हमला हो रहा है, तो हमको अवेयर होने हम्म। की जरूरत बिल्कुल सही कहा आपने। और इंटरनेट को हम किस रूप में अपने जीवन में उतारे हैं, ये महत्वपूर्ण है। कि आपने ठीक कहा कि उस जीवन यात्रा में हम उसको किस पड़ाव पे रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल एक सवाल और भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हम बिहार की चर्चा कर रहे थे, और कुछ एक सवालों के बाद चूंकि हम आगे बढ़ रहे हैं और समय की समाप्ति भी हो रही है, और चूंकि कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, कुछ एक प्रश्नों को लेने के बाद आपको हम विदा करेंगे क्योंकि आपकी अपनी व्यस्तताएं भी हैं। बिहार की बात करते हैं हम, जिस समाज से आप भी आई हैं, मैं भी आई हूँ। वो समाज एक ऐसा समाज जो आज भी उस रूढ़िवादिता से मुक्त नहीं हुआ है। आज भी वो जर्जर विचारधारा और उस तरह की जो एक 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 खास तरह का टैबू है हमारे समाज में महिलाओं के प्रति। आज भी वो समाज कुछ ऐसे क्षेत्र, जैसे हम मॉडलिंग की बात करें, संगीत की बात करें, नृत्य की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, अपनी बेटियों को, खासकर लड़कियों को वहां जाने देने से कतराता है। कहीं ना कहीं वो टैबू का रिफ्लेक्शन दिखता है कि नहीं, वो वर्जित है आपके लिए। वो जो है एक तरह से वर्जनाएं हैं उनके लिए, खड़ी दीवारें खड़ी हैं। तो खास तौर से मैं बिहार की बात कर रही हूँ, खास तौर से मैं अपनी जगह की बात कर रही हूँ। तो उन वर्जनाओं को कैसे तोड़ा जाए? क्या कुछ, चूंकि आप जाती रही हैं और अभी भी आपके ताल्लुकात हैं, क्या कुछ लग रहा है बिहार बदल रहा है, वर्जनाएं टूट रही हैं, या लड़कियां बाहर आ रही हैं क्या उन वर्जनाओं को तोड़कर, तथा कथित उस एक सर्टेन पैरामीटर को तोड़कर बाहर निकल रही हैं क्या, कि नहीं मुझे इस क्षेत्र से भी कुछ अलग करना है, समथिंग है। टीचर और टीचिंग और उससे भी आगे? देखो, अ, इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। हाँ, कि हम्म बिहार में बहुत कुछ बुरा है, तो बिहार में बहुत कुछ अच्छा भी है। और किसी भी राज्य की बात करो तो वहाँ कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। लेकिन सवाल हम्म ये है कि मैं ये नहीं कहती कि बिहार में सब कुछ अच्छा है। मैंने पहले ही आपको बता दिया जाति और जेंडर को लेके वहाँ पे किस तरह के पर्सपेक्टिव। लेकिन किसी भी राज्य को उठाओ तो, कौन सा हम्म राज्य है, दिल्ली की बात छोड़ दो, बॉम्बे की बात छोड़ दो, कौन सा राज्य है हम्म जहाँ ये बातें नहीं है, हम्म महिलाओं को लेके या जाति को लेके? कौन है? आप साउथ साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत की बात कर लीजिए, आप हम्म यूपी की बात कर लीजिए, आप राजस्थान की हम्म। बात कर लीजिए, जहां आज भी बाल विवाह इतने धड़ल्ले से होता है, घूंघट हो के रहे हैं। बिना वहां स्त्रियां निकल नहीं सकती हैं। आप हरियाणा हम्म की बात कर लीजिए, आप पश्चिमी उत्तर हम्म प्रदेश की बात कर लीजिए। तो कहने का हम्म मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि ये केवल बिहार में हो रहा है, लेकिन बिहार हम्म को शुरू से, बिहार एक खास तरह की राजनीति का शिकार हुई है।
उसको मीडिया में शुरू से ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नहीं तो हमारी कितनी देवकी नंदन खत्री जो है हमारे बिहार के हैं, शरद चंद्र ने अपना सबसे सुंदर कृति श्रीकांत मुजफ्फरपुर में बैठ के लिखा। आपके हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति जो हैं जीरादेई बिहार से हैं, आपके राष्ट्रकवि बिहार से हैं। अभी लड़कियों के संदर्भ में बात करो तो मेरी पीढ़ी नहीं, मुझसे पहले की भी पीढ़ी, आप देखिए, मैं बहुत अच्छे से नाम लेना चाहूंगी, गीताश्री दीदी ने, गीताश्री जी ने कैसे सारी वर्जनाओं को तोड़ा है और अपना एक नया अलग अलग मकाम हासिल किया है। अनामिका दी एक अलग मकाम पे हैं। अभी देखो रश्मि भारद्वाज बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कवियत्री हैं। तो कहने का मतलब कि मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार में ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं, सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं, कलाकार बन रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं कि वहां वर्जना नहीं है, लेकिन सिर्फ वर्जनाएं ही नहीं है, उनको तोड़ने के तरीके भी हैं, लोग तोड़ रहे हैं। मतलब 95 में मैं दिल्ली की सड़क मैंने ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि ये आत्मानुभूत सत्य है, मैंने वो चीज महसूस किया है, उन वर्जनाओं को तोड़कर मैं बाहर निकली हूँ इसलिए, क्योंकि आपको नहीं तो मैं तुमसे यही कहना चाहूंगी दर्शनी कि तुम किसी और राज्य में भी होती तो, क्योंकि केवल राज्य का सवाल नहीं है, परिवार की मानसिकता का भी सवाल है, और आप किस आर्थिक परिवेश से और सांस्कृतिक आर्थिक परिवेश से आते हैं उसका भी सवाल है ना। और जो तुम्हारी दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है हम सब, तुम कभी और भी कामयाब स्त्रियों से, मेरी बात छोड़ो, लेकिन और बहुत बहुत कामयाब स्त्रियों से बात करोगी ना, चाहे वो किसी भी राज्य से आएंगी, उनको इस तरह की बाधाओं को पार करना ही पड़ा है। तो मेरा ये निवेदन है सिर्फ इससे कि हमको बिहार में ठीक है लेकिन और जगह भी है, तो हमको बिहार की जो एक अलग किस्म की छवि बन गई है ना कि यहाँ सब बुरा ही बुरा है, वैसा नहीं है। मैं 95 में आई हूँ ना, 95 में जो 25 दिसंबर को दिल्ली में रेलवे स्टेशन से, सिर्फ रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी, सिर्फ अपनी 3 दोस्तों को के साथ, 3 लड़कियों के साथ, और वहां हमारे तीनों में से किसी का कहीं कोई एडमिशन नहीं हुआ था, हम सिर्फ एक्सप्लोर करने आए थे। और तीनों के माँ बाप ने मुझे तो एकदम खलनायिका बना दिया था कि इसी ने सबको बहका दिया है, इसी ने सबको बहका के और मेरी बेटियों को बरगला के वो दिल्ली ले गई है। और उस समय हम लोग के पास किसी के पास कुछ नहीं था। फिर एक ने केमिस्ट्री से दिल्ली विश्वविद्यालय से वो किया, मास्टर्स किया, फिर वो इंद्रप्रस्थ लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन हो गई, मेरी अपनी एक अलग यात्रा शुरू हो गई। तो कहने का मतलब जब 95 में हम आ रहे हैं, उस समय लड़के तो शुरू से भेजे जा रहे थे, लेकिन 95 में अगर हम आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब तो है ना, पेटी में कुछ है तो ना, तो इसको अस्वीकारने का, उससे पहले गीता दी आ चुकी थी, समझ रहे हो ना। तो मुश्किलें तो होंगी, रास्ता तो स्त्री के लिए, देखो स्त्री के लिए रास्ता किसी वर्ग में और किसी भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश में जो स्त्री अपने लिए कुछ मकाम हासिल करना चाहती है, उसके लिए संघर्ष तो है ही। और कई बार आपको विस्मृति, आपको इस तरह से विस्मृति के घेरे में डाल दिया जाएगा कि आप भूल जाओगे, और बहुत लंबे समय बाद याद आएगा कि मुझे तो अपनी यात्रा करनी थी। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम कितना अवेयरनेस के साथ जीते हैं। मतलब हमारी जो आप लोगों के सामने आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी यात्राएं हैं, उससे मिली हुई सीख है, जिससे कि आप उसके जरिए अपने जीवन को और बेहतर कर सकती हैं। और हम लोगों ने जो भूले की, अपने साथ जो अन्याय किया है ना, वो आप नहीं करेंगे फिर। ये हमारे लिए एक सीख होगी। और निश्चित ही आप लोगों ने एक पृष्ठभूमि तैयार किया है, एक मजबूत दृढ़ पृष्ठभूमि हमारे लिए, उर्वरा पृष्ठभूमि है जो आपने दी है। मुझे लगता है आपकी बात बिहार तक पहुंच रही होगी, काफी दर्शक जुड़े हैं आपसे, और खासकर बिहार की लड़कियां भी सुन रही हैं। और लड़कियों को मैं कहती हूँ कि अब सपने देखो, और सपने देखो, मैं प्रेम की बहुत हिमायती हूँ, मैं कह रही हूँ ना, लेकिन प्रेम के संकीर्ण दायरों में नहीं फंसो। प्रेम के लिए अपने सपने की आहुति मत दो, क्योंकि जिस प्रेम के लिए तुमको खुद के सपनों की आहुति देनी हुई है ना, वो प्रेम नहीं है, कुछ और है। तो अपने लिए जीना सीखो, लेकिन अपने लिए जीना आत्म केंद्रीयता नहीं है, हम समष्टि के साथ ही जीते हैं। सबको प्यार दो, लेकिन अपने को भी प्यार दो, क्योंकि हम सबको प्यार देने में अपने को प्यार करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अपने को प्रेम करो,
अहंकार छोड़ो लेकिन स्वाभिमान की रक्षा करो। अहंकार मत लाओ लेकिन स्वाभिमान की रक्षा करो। दूसरे को अधिकार नहीं दो कि वो तुमको दुखी कर सके या सुखी कर सके। दुख भी मेरा मेरा है, सुख भी मेरा मेरा है, और ये लड़कियों को समझना होगा, नहीं तो उम्र बीत जाती है इसको समझने में। हमने उम्र बिता के ये सीखा है ना, तो तुम लोगों को ये सौगात देना चाहती हूँ कि ये सुख भी मैं ही खुद को प्यार करूंगी, मैं ही खुद को सुख दूंगी। किसी पे मेरा ना सुख निर्भर है ना मेरा दुख निर्भर है। और जिस जिस प्रेम में अपने सपने की आहुति देनी होगी वो प्रेम नहीं होगा, कुछ और होगा। वो बहलाना होगा, फुसलाना होगा। चमकदार चीज सोना नहीं होती है, हमेशा सोना नहीं होता है। तो वो सब अवेयरनेस रखना होगा। खुद को प्यार करना वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हम हमेशा सोचते कि खाना बनाते समय भी सोचते हैं ना, ये ट्रेनिंग है हमारी कि अच्छा भैया को क्या अच्छा लगेगा, पापा क्या खाना चाहते हैं, बहन के बारे में नहीं सोचते हैं। फिर शादी होती है तो बच्चे को क्या अच्छा लगेगा, सास ससुर को क्या, पति। यार कभी हम ये भी सोचे ना मुझे क्या खाने में अच्छा लगता है, क्यों नहीं सोचेंगे, है ना। तो ये चीज है, मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि पिता का काम बहुत महत्वपूर्ण है, भाई का काम बहुत महत्वपूर्ण है, पति का काम बहुत, मेरा काम भी महत्वपूर्ण है यार। देखो परिवार में क्या होता है, पिता की कोई कार्यक्रम है या भाई का है कुछ है, तो वो सब लग जाएंगे, अरे वाह कितना इंपॉर्टेंट चीज है। औरत के काम में कोई नहीं लगता है। तो ये सब चीजें सीखो, ध्यान करो कि मेरा काम भी इंपॉर्टेंट है यार। अभी अगर मैं राइटर हूँ, अभी मेरे मन में कोई कुछ लिखने का आ रहा है, तो घर के दूसरे लोग जाए ना, नाश्ता बनाए। अगर मैं पुरुष होती और मैं लेखक होती तो मेरे को कितना वो मिलता, ओ वाह क्या ओ भैया। मतलब पिताजी अगर लिख रहे हैं, भाई लिख रहा है, पति लिख रहा है, बच्चे शोर मत करो, उनको डिस्टर्ब होगा, है ना। लेकिन औरत लिख रही है तो उधर से परिवारों में, हाँ, औरत लिख पढ़ रही है या पेंटिंग बना रही है, तो उसका तो अभी नाश्ता बनाने का समय हो गया, उसको ये चिंता है कि लंच टाइम पे होना चाहिए। अब पति आएंगे तो उसके लिए डिनर तैयार हो कि नहीं। लेकिन आप जब घर से बाहर होते हो, पति कभी सोचता है कि वो आएगी तो क्या मिलेगा खाने को। कई बार वो आती है तो उसको कुछ खाने को नहीं मिलता होगा। ये एक स्त्री की कहानी नहीं है, सबकी सभी स्त्रियों की कहानी है। हाँ, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी हम इस भेदभाव को तोड़ नहीं पाए हैं ना, इस जंजीरों से निकल नहीं पाए हैं। ये तो है, ये मुक्ति की जो तलाश है वो अब तक जारी है। तो कैसे उसके लिए अभी जानती हो ना, हमको सांस्कृतिक परिवेश को बदलना होगा, और इसमें माएं बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। और इसमें बेटियों की परवरिश की बात नहीं है, माएं अपने बेटों को कैसे बड़ा कर रही है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि एक नया पुरुष को रचना होगा और वो उसकी यात्रा हमें शुरू करनी है। ये बहुत जरूरी है कि नई स्त्री के लिए नया पुरुष तो होना चाहिए। और उसके लिए मतलब आप लोग भी कल होके माँ बनेंगी। मैं तो एक बेटी की माँ हूँ, तो जो बेटे की माएं हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका है कि वो औरतों को सम्मान की दृष्टि से देखे, बराबरी के। और ये केवल औरतों के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जो पुरुष ऐसा नहीं करता है वो एक कमतर मनुष्य है। और बहुत अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि दुनिया के ज्यादातर जो पुरुष हैं वो कमतर मनुष्य हैं। तो उनकी मनुष्यता भी जागृत हो, इसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि कम मनुष्य होना तो जीवन का लक्ष्य नहीं है। बिल्कुल है ना। तो आप अपने को परिपूर्णता में महसूस करेंगे ना, जब तक आप ये भेदभाव रखेंगे, किसी भी तरह का, जेंडर का रखे, जाति का रखे, धर्म का रखे, अमीरी गरीबी का रखे, और हम सब कोई ना कोई भेदभाव रखते ही हैं। अगर जेंडर में बराबरी कर रहे हैं, तो किसी मुसलमान को देख के नाक भाव सिकुड़ेंगे या किसी क्रिश्चियन को देख के सिकुड़ेंगे। अगर हम मतलब वो भी मान लिए तो जाति को देख के अपनी जाति के लोगों को ज्यादा जगह देंगे, ज्यादा प्यार करेंगे। तो ये सब चीजें जब तक हम खत्म नहीं करेंगे ना, और ये इसीलिए कहते हैं कि या अपने प्रति जिम्मेदार होना, बाहर कोई बदल नहीं सकता। असल रूपांतरण तभी होगा जब हम अपने को बदल लें। गांधी को देखो ना, कितने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने अपने लाइफ में, है ना, अपने को कितना थपाया उन्होंने, तब जाके वो गांधी बना ना। तो हिपोक्रेसी जो है कि हम कह कुछ रहे हैं, जी कुछ रहे हैं। हम जो है जाति के सवाल पे तो बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन जेंडर के सवाल पे एकदम गोल हैं। औरत बराबर कैसे हो सकती है, ये सारे सवाल है ना। तो वो अवेयरनेस आना होगा, और हमें मतलब जहां पे लड़ने की जरूरत है वहां लड़ेंगे भी, बहुत विनयशीलता के साथ लड़ेंगे। ऐसे लड़ेंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाए।
क्योंकि अपने अंदर करवाहट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और जहां पे प्रेम से करना है वहां प्रेम भी करेंगे, क्योंकि अंततः प्रेम जो है अपनी शक्ति है। आप जब किसी को प्रेम करते हो ना, तो अपने आप को तोहफा देते हो, लेकिन वो प्रेम करना जो है वो तोहफा ऐसा ना हो कि हम अपना नुकसान कर ले। नुकसान इन द सेंस कि मैं आंतरिक स्तर पे बोल रही हूँ, है ना। जो प्रेम आपको समृद्ध करे उस प्रेम के साथ होना चाहिए। और जो जो प्रेम आपको प्रेम अहंकार शून्य भी होता है, बिल्कुल, जैसा आप हाँ। बता रही हैं। अब जो प्रेम आपको आपके सबसे सुंदर रूप में नहीं निखार सके ना, उस प्रेम को उसी समय, जैसे कि कई बार होता है ना कि आप किसी व्यक्ति से मिले तो वो आपके अंदर की अंधकार को आवाज देगा, है ना। अब कई व्यक्ति होंगे जो जिसके संसर्ग में, जिसको सत्संग कहते हैं, साधु कबीर ने भी कहा कि कबीरा संगति साधु की, जेव गंधी के वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तैवे वास वास। कि अगर सुगंधी बेचने वाला तुमको कुछ नहीं भी देगा ना, तब भी तुम्हारे अंदर खुशबू आ जाएगी। तो प्रेम कुछ ऐसा ही है। अगर आपको आपके अंदर के कूड़े को प्रेम ट्रांसफॉर्म करके खाद नहीं बना देता है, तो वो प्रेम नहीं। तो दो रूहों के बीच का इंटरेक्शन जितना मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब मैं अगर दर्शनी से बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर का भी सुंदरता, मेरे अंदर की भी सुंदरता बाहर आनी चाहिए, और दर्शनी के अंदर के की सुंदरता भी। और ये तब कब होगा जब हम अहम को छोड़ेंगे, जुड़ पाएंगे, है ना। तो ये हो नहीं पाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी की भी कुछ बात होती है शायद। तो जो प्रेम आपको मतलब छोटा महसूस कराए, उसके साथ जो व्यक्ति आपको छोटा महसूस कराए उसको जीवन में जगह नहीं दे। सीधी सी बहुत फंडे वाली कहा वाली, आपने। है ना। बहुत बढ़िया। हम और मुझे लगता है हमारी लड़कियों के लिए यही संदेश है, हमारे यहाँ जो सुन रही हैं आपको, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, प्रेरणा वाक्य है ये जो आपने कहा कि खुद से प्यार करना सीखो। और एक वाक्य में कहूँ तो दूर दराज के इलाकों से जुड़ रही ग्रामीण महिलाएं जो आपको सुन रही हैं, स्त्रियां और लड़कियां जो सुन रही हैं, उनके लिए कुछ एक संदेश के साथ हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो एक आध लाइन का संदेश आप बताएं उनके लिए, क्या कहना चाहती हैं, कैसे वो खुद को मजबूती से बनाए रखे इस भीड़ में, आत्मबल के साथ, कि वो हारे नहीं, थके नहीं। लगभग हम लोग लगातार यही बात कह रही इसी थी पे मैं, संचार कर लेकिन रहा वो है। कोई शेर याद आ रहा है कि पूरा शेर तो नहीं है, हालांकि मैंने उसको बहुत बार इस्तेमाल किया कि तेरे माथे पे ये आंचल तो बहुत खूब है, लेकिन इसका परचम बना लेती तो क्या बात था। तो पहला तो फेज बिल्कुल। यही है कि परचम बड़ा तो बड़ा आंचल को बनाना मशहूर होगा। है। लेकिन हम्म लेकिन ये है ना कि देह का इस्तेमाल से लेके मन का, तन मन, अपनी चेतना, सबका इस्तेमाल बहुत सजग होके करना है। क्योंकि कई बार सजगता हम बहुत दलदलों में जरूरी है। फंस जाते हैं, है ना। बिल्कुल। तो प्रेम के सही उस तक पहुंचना है। और बस मर्म यही तक। है कि खुद खुद से प्रेम करो, जो मैं बार बार कह रही हूँ। और अपने सपनों को, सपने बुनो, सपनों को साकार करो, और अहंकार नहीं करना है। और अपनी अपनी हमारे समाज में ये सिखाया जाता है ना कि यौन संबंध मतलब शादी ब्याह का संबंध और रक्त संबंध, यही दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लेकिन हम स्त्रियों को इस दायरे को तोड़ना होगा, हमें एक अपना व्यापक समाज बनाना होगा। और मैं सब स्त्रियों को आजकल यही कहती हूँ कि एक दूसरे से प्रतियोगिता मत करो, पूरकता में जियो, एक दूसरे की मजबूती बनो। क्या हुआ, हम बिल्कुल। एक अच्छी कवियत्री, मेरा अच्छी कवियत्री होना दूसरे की अच्छी कवियत्री होने का विरोध नहीं है, हम साथ मिलके चलेंगे ना। तो मैं वही बिल्कुल। एक कहानी कहना चाहती हूँ कि ये बहुत पॉपुलर कहानी है कि बहुत सारे मेंटली चैलेंज बच्चे हैं और फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, उनकी रेस हो रही है। तो रेस में क्या होता है, एक बच्चा गिर जाता है। तो बच्चा गिर जाता है तो सारे बच्चे पीछे मुड़ के देखते हैं, वापस आते हैं, उसको हाथ पकड़ के उठाते। मेरे रोई मतलब गूज़बम्स हो रहे हैं मुझे, मैं एकदम सिहर रही हूँ इस बात को बोलते हुए, आप समझ रहे हो। और वो सारे वापस आते हैं और उसको उठाते हैं, उसका मतलब उसके हाथ पकड़ते हैं, और सब साथ में मिलके एक साथ, जहाँ पे वो रस्सी है जीत की जो होती है ना, एक साथ जाते हैं। तो जिनको क्या बात मेंटली है। रिटार्डेड कहा जाता है वो ऐसा कर पाते हैं। तो आप ये सोचिए कि हम बिल्कुल, मेंटली हम क्यों रिटार्डेड नहीं। हैं कि वो लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि कम से कम हम महिलाओं को एक व्यापक समाज के सपने को सच करना होगा। और जहां पे गलत है उसमें मीरा की तरह, अक्का की तरह एकदम सुदृढ़ दृढ़ निश्चयी होना होगा, समझौता नहीं करना होगा। लेकिन उस नफरत से नहीं, करुणा और प्रेम क्षमा से। से।
करुणा और क्षमा देना, कि सभी लोग टूटे फूटे हैं, मुझे तो यही लगता है। और पुरुष तो कई बार बहुत दया का पात्र लगता है, इसलिए लगता है कि चेतना भी वहां तक पहुंची ही नहीं कि वो स्त्री को समझ सके, है ना। कितना मतलब कमतर होना, कितनी गहरी पीड़ा होती होगी उन लोगों को, जब आप अपने को पूरी महसूस करते हो। और स्त्री तो बहुत फेजेस में पूरा महसूस करती है। जब एक बच्चे को अपने स्तन से लगाती है, उसका एक्सपीरियंस जो होता है, और जब वो एक बच्चे को अपने पैसे से जन्म देती है, जो प्रसव पीड़ा होती है, आधी कलुषता तो उसकी उसी समय खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हो ना बात को। तो प्रकृति ने हमें वो, प्रकृति में हमें विराट बनाया है, लेकिन इस विराट तक का गलत इस्तेमाल किसी को नहीं करने देंगे। कि मतलब तुम तो करुणा और क्षमा की मूर्ति हो, तो इसका मतलब ये कि तेरा जीवन तो ऐसे ही है, त्याग ही करना है। वो त्याग वाग का कोई फंडा नहीं है, त्याग का महिलाओं को फंडा नहीं सशक्त है। बनना होगा। पहले महिला नहीं, हम पहले सशक्त बनेंगे, तभी तो तुमको कुछ देंगे, करेंगे। तो वो सब भूल जाओ, है ना। अहंकार से खुद को बचाना है, खुद को प्रेम करना है, और अपना जो समाज है, व्यापक समाज, जो यूनिवर्सल सिस्टरहुड का जो भाव है ना, उसको मजबूत करना है। जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, इन सब की दीवार तोड़ के सब महिलाएं एक साथ, और इस दुनिया को भी हम ही बदलेंगे। हाँ, हम इस दुनिया को हम ही बदलेंगे, क्योंकि देखो तुम जितने अस्मिता मूलक विमर्श हैं और आंदोलन हैं, उनसे बहुत आगे फेमिनिज्म पहुंच चुका है, जो आज वो अर्थ के बारे में भी सोच रहा है। पेडागोजी ऑफ लव के बारे में, फेमिनिज्म का पेडागोजी क्या है? पेडागोजी ऑफ लव है, जहां पे एक्सपीरियंसेस को, इमोशंस को, सारी जो फॉर्मल सिस्टम है, डिसिप्लिन से उन्होंने खारिज किया है, फेमिनिज्म ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो इस चीज को, तो वही हमारा आइडियल है। मतलब अपने को मिटाना नहीं है, जीवन का आनंद लेते हुए, उत्सव मनाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, मस्त होके बढ़ना है। और ऐसे बढ़ना है कि जैसे वो किसी कृष्ण कृष्ण वाला संप्रदाय है ना, जिसमें वो राधा और मर्द राधा बन के कृष्ण को रिझाते हैं, तो हम ऐसे हो जाएं, इतना मतलब साक्षात उत्सव हो जाए कि मर्दों को मन करे कि वो देह से भी स्त्री हो जाए। क्या ठीक है बात ना, है, बहुत ऐसे ही बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। आज बहुत अच्छी बातचीत हुई, और मुझे लगता है मैं भी भाव विभोर हो गई, और कार्यक्रम की समाप्ति है और हमें विदा लेना होगा। कहते हैं कि आदमी, जब हम अपने जीवन को गौर से देखते हैं ना, तो हमें कई बार लगता है कि हमारे पास ज्ञान की जो पूंजी है वो इतना विराट है, इतना व्यापक है कि वो ब्रह्म की तरह है। जैसा आप कह रही थी, वो ब्रह्म है, अनंत है, और हर पल हमें कुछ सीखने की जरूरत है, हर पल कुछ बांटने की जरूरत है। और वो सीखना और वो बांटना प्रेम ही तो है, जो आप कह रही हैं, वो कबीर का प्रेम, वो अहंकार शून्य प्रेम, वो मानवता से जुड़ा हुआ प्रेम, रूह तक उतरने वाला प्रेम, और सबको सिस्टरहुड से बांधने वाला प्रेम। तो आज हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। हम बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर मेधा से, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और प्रेम की सही परिभाषा इन्होंने बताई, कबीर को सही मायने में व्याख्यायित किया, और हम तक एक बहुत ही सार्थक संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि महिलाओं को भीतर से मजबूत होना होगा, तभी वो मजबूती से अपने पैर जमा सकेंगी और खुद के लिए एक अस्तित्व और स्त्रीत्व की तलाश कर सकेंगी। बहुत आभार मेधा दीदी, आप आई, और आपने खासतौर से बिहार से जुड़े महिलाओं को बहुत कुछ कहा, और पूरा देश आपको सुन रहा है, तमाम लोग आपसे जुड़े हैं, और उन्होंने आपकी प्रेम की जो इस अनगढ़ परिभाषा है, जो कबीर की जो महामानवता की आपने चर्चा की, कबीर जिस भक्ति वर्सिटी से आप जुड़ी हैं और जिसको आप आगे बढ़ा रही हैं, मुझे उम्मीद है कि वो प्रेम की जो अविरल धारा आपने बहाने की कोशिश की है, वो निरंतर बहेगी और बहती रहेगी। लोग जुड़ेंगे, कारवां जुड़ता रहेगा, और हम जैसे लोग भी आएंगे, और वो नाचते और गाते हुए उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं कुछ वचनों के साथ हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे, और समाप्ति से पूर्व कुछ वाक्य आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, आपकी शख्सियत के लिए, क्योंकि आपका व्यापक और विराट व्यक्तित्व है। कि वो कहते हैं, खासतौर से आपके लिए है, कि न थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, न थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए सफर जारी है। तो आपका ये सफर यूं ही चलता रहे, और इस सफर में हम मिलते रहे, महामानव के तौर पे, प्रेम के तौर पे, और उस उन्माद के तौर पे, जिसमें हम जो 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 रूहानियत की बात आप करती हैं, उस वो रूह में हमारे पोर पोर में समा जाए, हम कबीर हो जाएं। तो इसी अपेक्षा के साथ कि एक बार हम पुनः इस मंच पे मिलेंगे, कबीर के रूप में मिलेंगे, और हम सब कबीर हो जाएं, पूरी दुनिया कबीर हो जाए। इन्हीं वचनों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना कीमती वक्त दिया,
बिहार एट 9 से जुड़ी और इतनी अच्छी बातें की और भावुकतापूर्ण बातें की। और वो सिर्फ भावुकता नहीं थी, बल्कि एक संदेशपरक बात थी, और आपने बहुत प्रेरणादायी बातें भी कही और मजबूती से महिलाओं को जुड़े रहने की बात कही। ये बहुत सार्थक थी। तो आभार, आप आई, बहुत आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। दर्शक, आप बहुत ऐसे बहुत। ही। आप सब भी थैंक भक्ति यू। वर्सिटी से जुड़ी, ये मोहब्बत का कारवा है, भक्ति वर्सिटी आप सबका है। जरूर और जो साथी लोग जरूर। सुन रहे थे उनको भी बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। शुक्रिया। गुड नाइट।